नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इन 5 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेल अर्थात कोशिका। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, सेल अर्थात कोशिका। और इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आज की इस क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको देखना मत भूलना, क्योंकि भैया वो आपसे ना जाने रेलवे में कितनी बार पूछे गए। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने इससे पहले 10 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्लाइडन व स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कवकों पर, ऑप्शन नंबर बी है जंतुओं पर, ऑप्शन नंबर सी है विषाणुओं पर, ऑप्शन नंबर डी है शैवालों पर। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है भैया 22/8/2022 को। इस क्वेश्चन को करने का हमारा ये तात्पर्य है कि इसके द्वारा दी हुई सभी बातें आपको याद होना जरूरी है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो समझ आपको मिलती है वो सभी समझ आपको पता होना जरूरी है। नंबर 1, ऊपर दिया गया है कि स्लाइडन में स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया है। तो ये याद रखना है कि जो स्लाइडन है और जो स्वान है इन्होंने सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत दिया। भैया क्या दिया इन्होंने? कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया? तो 1838 से लेकर के 1838 और 39 में दिया था। 1838-39 में दिया था भैया। कब दिया था? 1838-39 में। तो पहली चीज तो आपको क्या पता होना जरूरी है कि भाई कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन व स्वान ने दिया था। कब दिया था? तो 1838 में 39 में दिया था। दूसरी चीज, इस कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया? कहा गया कि सभी सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। इसमें कहा गया कि सभी सजीव कोशिका वह कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ये मुख्य कथन था भैया इस सेल थ्योरी का, इस कोशिका सिद्धांत का, जो दिया था 1838-39 में स्लाइडन व स्वान द्वारा। इसका अगर मैं सिंपल सा अर्थ बताऊं तो आपको ये बता सकता हूं कि भैया संसार में जितने भी सजीव है उन सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती है। यानी कि कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सजीव वह है जिसमें कोशिका पाई जाती है। जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती वो भैया सजीव नहीं है। तो आंसर देखिए, कवक सजीव है, जंतु सजीव है, शैवाल सजीव है, लेकिन जो विषाणु है, जो वायरस है, इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि वायरस में, विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती। जो वायरस होता है उसमें सजीव जैसे लक्षण भी होते हैं और निर्जीव जैसे लक्षण भी होते हैं। जब ये वायरस बाहरी वातावरण में उपस्थित होता है तो उस समय निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जैसे ही कोई इसे होस्ट सेल मिली, होस्ट सेल वह सेल होती है जिसमें वायरस का लालन पोषण हो सके। वो कोई ह्यूमन सेल हो सकती है, वो कोई ह्यूमन बॉडी हो सकती है, वो कोई एनिमल बॉडी हो सकती है, वो कोई प्लांट बॉडी हो सकती है।
तो जैसे ही इसे कोई होस्ट सेल मिली और ये सजीव की तरह कार्य करने लग जाता है, यानी कि इसमें सजीव के जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा इसमें जेनेटिक मटेरियल के कारण होता है, आनुवंशिक पदार्थ के कारण होता है। याद रखना, जो वायरस होता है उसमें कोशिका नहीं पाई जाती, उसमें सेल नहीं पाई जाती। कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सजीव वह है जिसमें कोशिका पाई जाती है। तो भैया कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सजीव व निर्जीव दोनों की तरह लक्षण उत्पन्न करता है, यानी कि लक्षण देता है, इसलिए इसे सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है, तो भैया वो बता देना, वायरस है। इसे क्या कहा गया है? इसे सजीव व निर्जीव के बीच की क्या कहा गया है? योजक कड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? योजक कड़ी कहा गया है। तो भैया विषाणुओं पर जो वायरस होते हैं, इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत कहता है कि सजीव वह है जिसमें कोशिका पाई जाती है और इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। ये सजीव की तरह भी लक्षण दिखाता है, दर्शाता है, और निर्जीव की तरह भी लक्षण दर्शाता है। लेकिन सजीव की तरह कब दर्शाता है? जब इसे कोई होस्ट सेल मिलती है जिसमें इसका लालन पोषण हो सके। और वो किसके कारण दर्शाता है? वो जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ के कारण दर्शाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन में स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1838-39 में दिया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो बता देना भैया, रुडोल्फ वर्चोव ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। कब दिया था? तो भाई 1855 में दिया था। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछे तो आपको क्या बताना है कि 1838-39 में स्लाइडन व स्वान ने दिया था। लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछे तो बता देना, रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में दिया था। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया अच्छे से? ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि रोबोट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। अब ये तो आपको पता लग गया कि भाई कोशिका की खोज किसने की है? रोबोट हुक ने की है। किस प्रकार की गई, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके आधार पर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 14/3/2021 को। इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन नंबर बी है, एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन नंबर सी है, रक्त का निरीक्षण करते हुए। और ऑप्शन नंबर डी है, कोर्क का निरीक्षण करते हुए। तो आपने सुना होगा कि भैया हमारा जो रोबोट हुक जी है, भाई हमारे जो रोबोट हुक जी है, इन्होंने कब? 1665 में कोशिका की खोज की। किसकी खोज की भैया? कोशिका की खोज की। और जो खोजी गई कोशिका थी भैया, वो मर्त कोशिका थी। इस बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रोबोट हुक जी ने की। लेकिन खोजी गई जो कोशिका थी वो मर्त कोशिका थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मर्त कोशिका की खोज किसने की, तो रोबोट हुक जी ने की है। कब की? 1665 में की है। किस में की? तो भाई कोर्क टिश्यू में की है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये कोर्क टिश्यू है क्या? पेड़ का तना लीजिए। पेड़ के तने से पहले तो पेड़ का तने का जो छिलका होता है वो हटाइए। छिलका हटाने के बाद में आपको एक परत दिखाई देगी, वो परत होती है भैया कोर्क टिश्यू की। ये जो कोर्क टिश्यू की परत है, ये पुराने जमाने में उपयोग में ली जाती थी। जैसे कि इत्र की जो बोतल होती थी, उन पर ढक्कन के रूप में उपयोग में ली जाती थी। पुराने जमाने में जो आचार की केटलियां थी, उन पर भैया इस कोर्क टिश्यू की परत की क्या होती थी?
इस कोर्क टिश्यू के ढक्कन होते थे, यानी कि इसकी परत के ढक्कन होते थे। शराब की बोतलों पर भी इस कोर्क टिश्यू के ढक्कन मिलते थे भैया। तो इस कोर्क टिश्यू पर निरीक्षण करते हुए रोबर्ट हुक जी ने भैया सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। ये संरचना होती है ना मधुमक्खी के छत्ते में, ऐसी संरचना दिखाई दी। ऐसी संरचना दिखाई दी थी भैया सबसे पहले किसको? रोबर्ट हुक जी को। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से भैया रोबर्ट हुक जी ने 1665 में कोशिका की खोज की। लेकिन ये जो खोजी गई कोशिका थी ये भैया मर्द कोशिका थी। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई मर्द कोशिका की खोज रोबर्ट हुक जी ने की है, फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की थी भैया, जीवित कोशिका की खोज की थी भैया 1676 में। एक वैज्ञानिक था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने भैया 1676 में जीवित कोशिका की खोज की थी, और खोजी गई जो कोशिका थी वो भैया बैक्टीरियल सेल थी, वो बैक्टीरिया की कोशिका थी, वो बैक्टीरिया की कोशिका थी भैया। तो जीवित कोशिका के बारे में पूछे तो बता देना भैया, खोजी गई कोशिका बैक्टीरियल सेल थी, 1676 में खोज की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने खोज की थी। इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, विशेषकर जीव विज्ञान में। इसके बारे में मैंने आपको बायोलॉजी में जो कोशिका वाला चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाकर आया हूं। अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। अगर पहले आप जो मैं जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, और उसके बाद में इन क्वेश्चनों का आप आंसर देते हो, तो पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है भाई, पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो पहले अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर चैप्टर पढ़िए, उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन करते हो तो फिर मजा आता है पढ़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोर का निरीक्षण करते हुए भैया रोबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज की। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 14/3/2021 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? अभी मैं पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता के आया था। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्वान, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइडेन, ऑप्शन नंबर सी है रोबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी है रुडोल्फ विर्चोव। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 30/12/2020 को। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपसे आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया था, लेकिन वो 2021 में पूछा गया था। इसका मतलब यह है कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये मत सोचना कभी भी कि एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोबर्ट हुक। कब की थी? 1665 में। कब की थी भैया कोशिका की खोज? 1665 में। खोजी गई कोशिका मर्द कोशिका थी। किस में की थी? तो कोर्क टिश्यू में। और जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? 1676 में। हाँ, 1676 में। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। खोजी गई कोशिका बैक्टीरिया की सेल थी, यानी कि बैक्टीरियल सेल थी। क्वेश्चन समझ में आ गया? छोटा सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कर्णीय, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका भित्ति। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 21/3/2021 को।
बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब मैं एक कोशिका का डायग्राम बना रहा हूँ, ये मत कहना कि ये जंतु कोशिका का है या फिर ये पादप कोशिका का है। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझना है। मान लीजिए भाई ये एक कोशिका है, ठीक है। अब जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है भैया सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। वो कौन सा होता है? वो होता है भैया सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति, और ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है तो वो होता है भैया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पूछे तो कोशिका झिल्ली बता देना, और पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पूछे तो सेल वॉल बता देना, कोशिका भित्ति बता देना। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे क्या होती है? सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। बीच में क्या होता है? बीच में होता है भैया न्यूक्लियस। बीच में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। और इस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? उस झिल्ली को कहा जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या होती है भैया? ये केंद्रक झिल्ली होती है। ये मैंने ऐसे बना दी, कोई बात नहीं। ये आपके केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस कोशिका झिल्ली के बीच में, यानी कि ये जो अंदरूनी झिल्ली है, ये जो अंदरूनी आपको भित्ति दीवार दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के बीच में, और या तो आप कह दीजिए केंद्रक के बीच में, या फिर इस केंद्रक झिल्ली के बीच में एक जेली जैसा एक द्रव भरा रहता है भैया। एक जेली जैसा एक द्रव भरा रहता है, और इस द्रव को क्या कहा जाता है? इस द्रव को कहा जाता है भैया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जिसे कि आपने नाम सुन रखा होगा। अंतःपर्दवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी सेल ऑर्गेनेलिज भैया इस साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं, इस कोशिका द्रव में ही उपस्थित होते हैं। इस केंद्रक के अंदर एक द्रव और पाया जाता है जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव। इस केंद्रक के अंदर एक द्रव और पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली, यानी कि ये केंद्रक रहा आपका, भाई ये केंद्रक रहा। केंद्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली है ये रही, इसके बीच में एक मौजूद जेली जैसा एक पदार्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव है वो एक जेली जैसा द्रव होता है जो डॉट 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 में मौजूद होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक और कोशिकांगों के बीच,
ऑप्शन नंबर बी है वसाओं और ऊतकों के बीच। ऑप्शन नंबर सी है तंत्रिका और कोशिकाओं के बीच। ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 29/1/2021 को। 29/1/2021 को। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में इससे संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021। सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 7/3/2021 को। आरआरबी एनटीपीसी में 7/3/2021 को। दो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, एक इस एग्जाम में भी पूछा गया था भैया, सेम यही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी में। तो सोच सकते हो कि कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया होगा। ग्रुप डी में भी आया होगा, एएलपी टेक्नीशियन में भी आया होगा, आरआरबी जेई में भी आया होगा, आरपीएफ में भी आया होगा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज हम यहीं तक रखते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। सॉरी, इससे पहले कि अगर आपने 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाकर देख लेना। और इससे पहले के 10 क्वेश्चन नहीं किए हैं इस चैप्टर के, तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको ये सभी वीडियो। जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच के नाम से है इनकी प्लेलिस्ट, तो जाकर देख लेना। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर पढ़ लेना। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।